हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन नेटवर्क एनालिसिस। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन। सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन कहाँ पर यूज करते हैं हम? जहाँ पर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्टेड है और इनके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगाया हुआ है V0, अप्लाई किया हुआ है वोल्टेज V0। ठीक है, तो अगर आपको हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है V1, V2, V3, तो ये हम वोल्टेज डिवीजन के यूज से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका R इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली हमको एक चीज और पता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। वहां से मैंने लिख दिया V0 इज इक्वल टू, ये जो करंट जा रहा है यहाँ से बैटरी से निकल रहा है करंट, वो I मल्टीप्लाइड बाय ये तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज R इक्विवेलेंट। यहां से मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V0 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसके अक्रॉस, अगर इस रेजिस्टर के अक्रॉस R1 रेजिस्टर के अक्रॉस हमको वोल्टेज पता है V1, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I, तो V1 क्या हो सकता है? V इज इक्वल टू IR से V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2 एंड V3 विल बी इक्वल टू I इंटू R3। ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं तीनों रिलेशंस। ठीक है, इसके बाद मैंने केवल क्या किया है, I की जगह V0 अपॉन R इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपको V1 मिल जाएगा V0 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो V1 क्या मिल रहा है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, V0 जो आपने ओवरऑल वोल्टेज अप्लाई किया है वो मल्टीप्लाइड बाय R1, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू, डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। सिमिलरली V2 में भी यही हो रहा है, V0 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, और V3 में भी V0 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप, अगर आपको ओवरऑल वोल्टेज पता है, हमारे नेटवर्क में जो हमने अप्लाई किया है वो पता है, और आपको रेजिस्टेंस वैल्यूज पता हैं, तो आप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन का यूज करके वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं करंट डिवीजन। करंट डिवीजन कहां पर यूज होता है? जहां पर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि यहां पर R1 और R2 कनेक्टेड हैं, तो अगर आपको यहाँ पर I1 और I2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ I विच इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, तो हम करंट डिवीजन का यूज करेंगे। यहाँ पर R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और V इज इक्वल टू IR से आ जाएगा V0 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम उसका यूज भी करेंगे। अगर हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स, चाहे वो करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टर्स हो, इंडक्टर्स हो या कैपेसिटर्स हो, अगर वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो सभी के अक्रॉस वोल्टेज विल ऑलवेज बी सेम। वोल्टेज हमेशा सेम रहता है उन सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी R1 और R2 पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो उनके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, V0। तो V0 विल बी इक्वल टू I1 इंटू R1, और वहां से मैंने ले लिया I1 इज इक्वल टू V0 अपॉन R1। V0 की वैल्यू हमको पता है I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमको पता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है सारी वैल्यूज, और फाइनली जब यहाँ पर हम देखेंगे R1 और R1 आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो I1 कैसे मिल रहा है, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R2 विच इज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1, I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली जब आप I2 निकालोगे तो आपको V0 अपॉन R2 मिलेगा। V0 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसकी, तो यहाँ पर इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पर R2 और R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा I2 इज इक्वल टू I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ पर भी I2 कैसे निकल रहा है, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R1।
ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब सामने वाला दूसरा जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू से टोटल करंट को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरीके से आप करंट डिवीजन निकाल सकते हो इन द सर्किट। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज जो हमारे सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनका वोल्टेज और करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनका वोल्टेज या करंट चेंज नहीं होता है अगर वो जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है उस नेटवर्क में कोई चेंज होता है तो। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड है और उस नेटवर्क में कोई चेंज होता है किसी एक्सटर्नल कंडीशन के कारण या मे भी किसी इंटरनल कंडीशन के कारण। अगर नेटवर्क में चेंजेस के कारण वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है और करंट सोर्स का करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे वोल्टेज या करंट सोर्स को हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे। सिमिलरली डिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क में अगर कोई चेंज होता है तो उन सोर्सेज के वोल्टेज और करंट में भी चेंज होता है। मतलब अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो अगर किसी ब्रांच में जो जिस नेटवर्क में वो कनेक्टेड है उसकी किसी ब्रांच में अगर किसी कारण से करंट या वोल्टेज चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो सोर्स है उसका वोल्टेज या करंट चेंज हो रहा है तो वो आपका डिपेंडेंट सोर्स कहलाएगा। सिमिलरली सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज। ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज हम बाद में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जिनका वोल्टेज या करंट टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, अब ये चेंज जो है वोल्टेज और करंट का, ये साइनसोइडल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है या किसी और टाइप का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं जो हमारे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज रहते हैं या करंट सोर्सेज रहते हैं उनके सिंबल्स किस तरीके के रहते हैं, सर्किट में वो हमको किस तरीके से दिखाई देंगे। ये जो है हमारा दिस इज एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर नेटवर्क जिसमें ये कनेक्टेड है उसमें कोई चेंजेस होते भी हैं तो भी इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। दिस इज एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ये जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है अगर उस नेटवर्क में कोई चेंजेस होते भी हैं तो इसका करंट चेंज नहीं होगा। दिस इज एन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इस तरीके का सिंबल होता है इसका। अब हम आते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस पर। ये एक है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके का दिखाई देगा और ये दो टाइप का होता है, एक तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दोनों में अंतर क्या होता है, जिस नेटवर्क से ये सोर्स कनेक्टेड है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उस नेटवर्क की किसी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उस पर ये डिपेंड करेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा, A इंटू सम V1। ये V1 क्या है, किसी एक ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज या किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है। ये जिस नेटवर्क में ये हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहेगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के किसी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज है V1 और ये एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है A। तो ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली अगर मैं इसको लिख दूं V इज इक्वल टू समथिंग B इंटू I1 तो ये हमारा बन जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब ये किसी ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट पर हमारा वोल्टेज डिपेंड कर रहा है तो इसलिए इसको बोलने लगेंगे अब हम करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली डिपेंडेंट करंट सोर्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जो कि हमारी किसी एक ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस पर डिपेंड करेंगे,
जैसा अभी मैंने बताया समथिंग A इंटू V1 इस तरीके का अगर रहेगा हमारा करंट सोर्स तो वो कहलाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और अगर उसको मैं चेंज करके ऐसा लिख देता हूं समथिंग I इज इक्वल टू B इंटू I1 तो ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जहां पर ये B और A जो मैं बोल रहा हूं दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज विच कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और I1 और V1, I1 जो है किसी एक ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और V1 जो है किसी एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है। ये सारे जो करंट और वोल्टेज सोर्सेज हम देख रहे हैं डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे हमारे नेटवर्क्स में सर्किट्स में यूज होते हैं। अब हम देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आगे करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एनी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इंटरनल इम्पीडेंस। अभी जो हमने वोल्टेज या करंट सोर्सेज देखे वो सारे के सारे आइडियल थे, उनमें कहीं भी आपको रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं दिखा सीरीज में या पैरेलल में। ठीक है, तो वो आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्सेज थे। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा होता है और उसके साथ सीरीज में एक इंटरनल इम्पीडेंस होता है। ठीक है, हम इसके सर्किट डायग्राम कैसा रहता है, इसका सिंबल कैसा रहता है, कैसा दिखता है हमारा वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये हम देखेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। इसके बाद आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका इंटरनल इम्पीडेंस जीरो रहता है। जो हमने अभी देखे थे उनमें कोई भी इम्पीडेंस नहीं था, इंटरनल इम्पीडेंस नहीं था, वो आइडियल वोल्टेज सोर्स था। अब इससे क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस अगर जीरो रहता है तो हमारा जो आउटपुट रहता है, आउटपुट वोल्टेज, दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट। लोड करंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे आगे हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है एक आइडियल करंट सोर्स होता है, उसके साथ पैरेलल में एक इंटरनल इम्पीडेंस होता है। ठीक है, इस टाइप के करंट सोर्स को हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियल करंट सोर्स जो है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, जीरो, जबकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। और इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल करंट सोर्स का, इसलिए आउटपुट करंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लोड वोल्टेज के। ये पॉइंट भी हम अभी आगे अपने वीडियो में समझेंगे। सेकेंड और फोर्थ दोनों पॉइंट्स हम आगे वीडियो में अभी अपने समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर म्यूचुअली ट्रांसफरेबल, दैट इज वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। मतलब करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों करंट और वोल्टेज सोर्सेज आपस में ट्रांसफरेबल होते हैं, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम देखेंगे कैसे करते हैं आगे अपने वीडियो में। इसके बाद किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए अगर आइडियल वोल्टेज V है, ठीक है, और उसके साथ सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लगा हुआ है, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स से जिसकी करंट वैल्यू कैपिटल I होगी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जो कि उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड होगा उससे। ठीक है, और ये जो I है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कैपिटल V, मतलब जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका जो वोल्टेज है V डिवाइडेड बाय ये जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये होगा हमारा कैपिटल I की वैल्यू। ठीक है, हम आगे देखते हैं अभी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को या जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्किट कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और ये जो पार्ट देख रहे हो दिस इज अ प्रैक्टिकल
करंट सोर्स। ये जो ILV यहाँ पर लिखा है ये है आपका लोड करंट इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स के लिए, और ये जो ILI देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द लोड करंट फॉर दिस करंट सोर्स। ठीक है, लोड क्या होता है? अब लोड कोई भी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, कितने भी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो X और Y के अक्रॉस कनेक्टेड है उसको हम लोड बोलेंगे। ठीक है, उसमें वोल्टेज सोर्सेज भी हो सकते हैं, करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं, रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, इंडक्टर्स भी हो सकते हैं, उसको हम लोड बोलते हैं। बेसिकली एक नेटवर्क या सर्किट जो X और Y नोड्स के अक्रॉस कनेक्टेड है उसको हम लोड बोलेंगे। ठीक है, अब हमने दो पॉइंट्स देखे थे कि अगर ये वोल्टेज सोर्स हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा ये लोड करंट से। क्यों इंडिपेंडेंट होगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, सम रेजिस्टर R हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। अगर ये जो है ये इंटरनल इम्पीडेंस जो है हमारा वोल्टेज सोर्स का ये R 0 हो जाता है तो ये सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स कैसा बन जाएगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब ये अगर 0 हो गया तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला जो रेजिस्टर है ये आपस में, ये जो वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टर आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो गए। आप ऐसा बोल सकते हो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसी एक सिंगल लाइन आ जाएगी विच इज शॉर्ट सर्किट, क्योंकि R तो 0 हो गया तो वहां पर कोई रेजिस्टर नहीं है, इससे ये समझ में आता है। तो यहां पर जो वोल्टेज रहेगा V, वही वोल्टेज यहां पर भी आने लगेगा V। यही इसका मीनिंग है कि अब लोड करंट कुछ भी हो, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस V ही रहेगा अगर ये R 0 हो जाता है तो। यही हमने एक पॉइंट देखा था, सेकेंड पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट हमने देखा था एक आइडियल करंट सोर्स के केस में ये R जो है इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मतलब यहां पर कोई भी रेजिस्टर नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, ऐसा। ये इसका मीनिंग होता है R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मान लीजिए ये R इज इक्वल टू इनफाइनाइट है हमारा यहाँ पर, तो जैसा अभी हमने बोला ये यहाँ पर रेजिस्टर रहेगा ही नहीं, और यहाँ पर मान लीजिए एक रेजिस्टर लगा हुआ है विथ सम वैल्यू कैपिटल R, तो अब इसके थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज हो V, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो सीधा सीधा यहां से आई जाएगा और इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा। तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा R के थ्रू दैट विल बी कैपिटल I। उसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लाइड्स में जो हमने देखा था फोर्थ पॉइंट, उसमें हमने यही देखा था कि अगर हमारा करंट सोर्स इंडिपेंडेंट है, मतलब ये R जो है दैट इज इनफाइनाइट, मतलब ये यहाँ पर नहीं है, तो जो करंट है हमारा लोड करंट दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, यही पॉइंट हमने अभी स्लाइड्स में देखा था। अब हम आते हैं वापस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जहां पर एक वोल्टेज है V उसका और एक इंटरनल इंपेडेंस है स्मॉल r, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जिसका करंट होगा कैपिटल I, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज I इज इक्वल टू V अपॉन R, और उसके साथ पैरेलल में इंटरनल इंपेडेंस लगा होगा R। इसकी वैल्यू जो इंटरनल इंपेडेंस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का था और जो इंटरनल इंपेडेंस प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रहेगा, दोनों का जो इंपेडेंस होगा वो सेम होगा। और ये जो आपके लोड करंट्स हैं ILV और ILI, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से जो भी करंट जा रहा है वही करंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स से भी जाएगा। किसको? ये लोड को। लोड जो भी कनेक्टेड होगा X और Y के अक्रॉस, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों साइड। तो यही होता है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हम आगे देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सिंपल बना सकते हैं।
अब हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज दो होते हैं बेसिकली, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। दे आर नेम्ड एज, उनको हम नाम देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ KCL और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। हम आगे देखेंगे जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो द मेथड ऑफ अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। और द मेथड ऑफ अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इज कॉल्ड मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट जो है वो बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी नोड ऑफ अ सर्किट इज 0, या फिर द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग अ नोड। ये दोनों स्टेटमेंट्स किरचॉफ्स करंट लॉ के हैं। सिमिलरली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस or voltage drops in any closed path of network that is traversed in a single direction is 0। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है। ये दोनों लॉज हम आगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे और समझेंगे कि इनके स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जहां पर हम पावर कैलकुलेशंस की बात करते हैं हमारे नेटवर्क में, उसके लिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ एनी सोर्स, when the current enters the source, the power is absorbed by the source while the source delivers power if the current is coming out of the source। ये पॉइंट भी एक हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। अब हम अपने किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क गिवन है, उसकी एक पर्टिकुलर नोड की अगर बात करें, ये एक नोड है मान लीजिए हमारे किसी एक नेटवर्क की जो हमको गिवन है, उस नोड पर जो करंट्स आ रहे हैं, जैसे ये I4 करंट आ रहा है इस नोड की तरफ, सिमिलरली I2 करंट आ रहा है इस नोड की तरफ, और बाकी के तीन करंट्स I1, I3 और I5 ये नोड से जा रहे हैं, ठीक है। तो इनका सबका जब आप सम करोगे बेसिकली तो वो 0 आएगा। स्टेटमेंट क्या देखा था हमने KCL का? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी नोड ऑफ अ सर्किट इज 0, ठीक है। तो ये हमारी नोड है, इन सब करंट्स का जब आप सम करोगे तो उन सब का जो सम आएगा वो 0 आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सम करते समय हमको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। तो मैं अपने सब्जेक्ट में एक कन्वेंशन लेकर चलता हूं कि जो इनकमिंग करंट्स हैं, मतलब I4 और I2 जो नोड की तरफ आ रहे हैं, मैं उनको पॉजिटिव मानता हूं, और जो करंट्स जैसे I1, I3 और I5 जो नोड से दूर जा रहे हैं, इनको मैं नेगेटिव मानता हूं, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, बट एक कन्वेंशन फॉलो करो और वही कन्वेंशन पूरे सब्जेक्ट में यूज करो। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट अगर मैथमेटिकली उसको देखें तो क्या बोलता है। देखो ये I1 है, I1 नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया -I1। देन I2 की बात करें तो I2 नोड की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, इनकमिंग करंट है, इसको हम बोलते हैं इनकमिंग करंट। I1 को बोलेंगे आउटगोइंग करंट, I2 को बोलेंगे इनकमिंग करंट। तो जो आउटगोइंग करंट है उसका डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं, जो इनकमिंग करंट है उसका डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है -I1 + I2। सिमिलरली I3 आउटगोइंग करंट है तो -I3, I4 इनकमिंग करंट है तो +I4, और I5 जो है आपका आउटगोइंग करंट है इसलिए -I5। इन सबको ऐड करोगे तो फाइनल आपका एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? 0। यही हमारा KCL का स्टेटमेंट कहता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है KCL का वो क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग अ नोड, ठीक है। तो जो करंट्स आपके एंटर हो रहे हैं नोड पे वो कौन से हैं? एक I2 और एक I4, मतलब I2 + I4 शुड बी इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लीविंग अ नोड। तो कौन कौन से करंट्स लीव कर रहे हैं नोड को? I1, I3 और I5। तो यहां पर आ जाएगा I1 + I3 + I5। अब आप ये दोनों इक्वेशंस को देखो, ये वाली दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर I1, I3 और I5 को अगर राइट साइड में ले आओगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स
इक्विवेलेंट हैं, दोनों में से आप कोई भी स्टेटमेंट यूज करो, आपका जो मीनिंग है स्टेटमेंट का वो चेंज नहीं होगा, जो लॉ है वो चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है हमारे सामने। इसमें आप देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है I1, I2 और I5 और इनका यूज करके आपको बाकी के करंट्स निकालने हैं। कौन कौन से करंट्स? I3, I4 और I6, ये तीन करंट्स आपको निकालने हैं। सिमिलरली आप I7 भी निकालोगे यूजिंग ये जो तीन करंट वैल्यूज दी हैं आपको, I1, I2 और I5। हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक नोड हम कंसिडर करते हैं, ये वाली नोड मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हम KCL लगाते हैं। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट्स कौन कौन से हैं? I1 इज द इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट्स कौन कौन से हैं? I2 और I4। केवल तीन ही करंट्स दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, क्योंकि तीन ब्रांचेस हैं तो तीन करंट्स होंगे। उनमें से एक इनकमिंग करंट है I1 और दो आउटगोइंग करंट्स हैं I2 और I4। तो KCL अगर हम यहाँ पर लगाएं, अप्लाइंग KCL एट, मान लीजिए ये नोड को नाम दे देता हूं मैं A, अप्लाइंग KCL एट नोड A, हम क्या लिख सकते हैं? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ये मैं KCL का यूज करके लिख सकता हूं। अब हमको I1 और I2 की वैल्यूज पता है, क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड आउट जो करना है वो करना है I4। तो आप I4 यहां से निकाल सकते हो। I4 will come out to be I1 minus I2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे I1 और I2 की, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 10 minus 6 which will be 4 एम्पियर। ये हमारा I4 आ गया। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड नोड हमारे नेटवर्क की, ये वाली नोड जो है, इसको मैं नाम दे देता हूं B। तो अब इस नोड को अगर आप देखो तो यहाँ पर तीन ब्रांचेस हैं, 1, 2 और 3। तो आपको तीन करंट्स मिलेंगे। उनमें से एक करंट I2 इनकमिंग करंट है और बाकी के दो करंट्स I3 और I5 आउटगोइंग करंट्स हैं। तो KCL अप्लाई करोगे नोड B पर, अप्लाइंग KCL एट नोड B, हम क्या लिख सकते हैं? I2 विच इज द इनकमिंग करंट इक्वल टू I3 प्लस I5 विच आर आउटगोइंग करंट्स। अब यहाँ पर आपको I2 गिवन है और I5 गिवन है, तो I3 आप निकाल सकते हो यहाँ से। I3 विल बी इक्वल टू I2 माइनस I5। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप I2 और I5 की, तो आपको मिलेगा 6 माइनस 4 मतलब 2 एम्पियर। तो I3 हमारा आ गया 2 एम्पियर। अब हम कंसिडर करते हैं हमारी थर्ड नोड नेटवर्क की, विच इज दिस नोड। इसको हम मान लेते हैं नोड C, नाम दे देते हैं इसको नोड C। यहां पर भी तीन ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3। तीन करंट्स मिलेंगे आपको। I3 और I4 आपके इनकमिंग करंट्स हैं, I6 आपका आउटगोइंग करंट है। तो अप्लाइंग KCL एट नोड C, आप क्या लिख सकते हो? I4 प्लस I3 इनकमिंग करंट्स हैं, दिस विल बी इक्वल टू I6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन सी नोड पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। ये है नोड A के लिए, ये है नोड B के लिए और ये है नोड C के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखो आपको कौन कौन सी वैल्यूज पता है। I4 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ I4 हमको पता है। सिमिलरली I3 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर I3 भी हमको पता है। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप I4 और I3 की, तो फाइनली आपको I6 मिलेगा क्या? 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर। अब फाइनली हम हमारी लास्ट नोड जो है, ये वाली नोड, इसको हम नाम दे देते हैं नोड D। इस पर KCL अप्लाई करके I7 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं KCL एट नोड D। यहां पर आप अगर देखोगे तो आपको यहां पर भी तीन ब्रांचेस दिखेंगी, 1, 2 और 3, जहां पर तीन करंट्स हैं, I5, I6 और I7। इसमें से I5 और I6 इनकमिंग करंट्स हैं, I7 आउटगोइंग करंट है। तो अप्लाइंग KCL
एट नोड डी हम लिख सकते हैं I5 प्लस I6 इक्वल टू I7। ठीक है, I5 और I6 की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। इनफैक्ट I5 की वैल्यू आपको गिवन है, I6 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 4 + 6 तो फाइनली I7 आपको क्या मिलेगा, 10 एम्पियर। तो इस तरीके से आप KCL का यूज करके अलग अलग ब्रांचेस की करंट वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ करंट वैल्यूज ऑलरेडी पता हैं तो उनका यूज करके आप बाकी ब्रांचेस की करंट वैल्यूज निकाल सकते हो यूजिंग KCL। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन KCL। थैंक यू वेरी मच।